नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। अप्रैल 24 को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किए थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जम्मू एंड कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट में पल्ली ग्राम पंचायत गए थे। उधर ही उन्होंने नेशनल पंचायती राज डे का सेलिब्रेशन अटेंड किए थे। इसके साथ साथ उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹20,000 करोड़ भी इनोग्रेट किए थे। अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद प्राइम मिनिस्टर का ये पहला विजिट था जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो आज इस वीडियो में हम पंचायती राज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। आज ऑन दिसंबर 2021 बेसिक डाटा ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस देखिए। हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ विलेज पंचायत 2,55,360 है। नंबर ऑफ ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज 16,083 है। नंबर ऑफ ब्लॉक और इंटरमीडिएट पंचायत 7,213 है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत 662 है। नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कितना है 31.47 लाख है। और नंबर ऑफ इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स कितना है 40.54 लाख। नियरली 50% ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो वीमेन है। अब दोस्तों नेशनल पंचायती राज डे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अप्रैल 24, 1993 को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज हुआ था थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 2010 से मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अप्रैल 24 को इसलिए नेशनल पंचायती राज डे करके सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन सेलिब्रेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? पंचायत और ग्राम सभा के बारे में अवेयरनेस इंक्रीज करना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, कंसर्न्स क्या है, रेजोल्यूशंस क्या है, यह सब लोगों को समझाना जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। नेशनल पंचायत अवार्ड्स भी इसी दिन कन्फर किया जाता है टू द वेल परफॉर्मिंग पंचायत्स। अब दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज सेटअप हुआ था मई 2004 में। इनका मेजर मैंडेट्स क्या क्या है? सबसे पहला पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जितने प्रोविजंस लिखा है उसका इंप्लीमेंटेशन। ध्यान दीजिएगा, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायती राज। इसके अलावा आर्टिकल 243(डी) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज के बारे में जितने प्रोविजंस लिखा है उनका इंप्लीमेंटेशन। फिर प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 है, इसमें जितना प्रोविजन है इसका भी इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का मेजर मैंडेट में आता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करते हैं, एनेबल करते हैं, अकाउंटेबल रखते हैं टू एंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस। देखिए सबका विकास हो वो भी जस्टिस के साथ, और एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी हो। कॉमन मैन के लिए जितने भी सर्विसेज चाहिए उसका एफिशिएंट डिलीवरी भी एंश्योर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो इनके जो मैंडेट्स है वो फुलफिल करने के लिए ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं। गवर्नमेंट के अंदर और भी कई सारे डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। इवन नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एक्सपर्ट्स के साथ भी कंसल्ट करके ये अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभाते हैं। अब दोस्तों पंचायत राज से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ 3 tiers ऑफ पंचायत। अगर कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी का टोटल पॉपुलेशन 2 मिलियन से नीचे है तो उधर 2 tier से काम चलेगा। अगर 2 मिलियन से ज्यादा है तो उधर 3 tiers ऑफ पंचायत चाहिए। विलेज लेवल में ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बीच में एक इंटरमीडिएट पंचायत चाहिए सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में। कई स्टेट्स में इसे ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या है? जनरल असेंबली ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स हु रिजेड इन द एरिया ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के अंदर जितने रजिस्टर्ड वोटर्स है वो सारे ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। एंड इट इज ए फोरम फॉर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजेस इन लोकल गवर्नेंस। साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा मिलते हैं, तो उसमें विलेजेस जाके अपना जो प्रॉब्लम्स है, अपने को क्या चाहिए वो बोल सकता है पंचायत को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब दोस्तों व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हर पंचायत के लिए 5 साल का फिक्स्ड टर्म है। हर 5 साल में इलेक्शन होना जरूरी है, और ये जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन है फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ पंचायत। ठीक है, किसी का नॉमिनेशन नहीं होता, ये मेरा कहने का मतलब है। नाउ रिजर्वेशन भी प्रोवाइडेड है फॉर वीमेन एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन है दैट इज इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन पॉपुलेशन। उनके पॉपुलेशन कितना है उसके हिसाब से उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है। एंड वीमेन के लिए एटलीस्ट 33.33%। पर देखिए दोस्तों मेनी इंडियन स्टेट्स में
विमेन के लिए जो रिजर्वेशन है ना वो 50% कर दिया गया है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा है कि मिनिमम 33.33% होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होगा ये नहीं बोला है, ठीक है। तो मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है विमेन के लिए। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो स्टिपुलेट्स डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ पंचायत, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ ये इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए ऑल स्टेट्स आर मैंडेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायत में बेसिकली लोकल बॉडीज में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होना चाहिए, यह भी कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट किया है। इसके अलावा हर एक स्टेट को हर 5 साल में स्टेट फिनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट करना है। किसके लिए? फॉर रिकमेंडिंग प्रिंसिपल्स फॉर डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। देखिए मैक्सिमम जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो उसमें से कितने पैसे लोकल गवर्नमेंट्स को देना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए हर एक स्टेट को हर 5 साल में स्टेट फिनेंस कमीशन सेटअप करना है। SFCs are to make recommendations to the governor, very important statement। स्टेट फिनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नर को जाता है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल, फीस। देखिए जितने नेट प्रोसीड्स है लाइक टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, ड्यूटीज कलेक्ट करते हैं, टोल कलेक्ट करते हैं, फीस कलेक्ट करते हैं, तो ये नेट प्रोसीड्स का कितना परसेंटेज स्टेट को जाएगा, कितना परसेंटेज पंचायत को जाएगा, ये सबके बारे में रिकमेंडेशंस कौन देता है गवर्नर को? स्टेट फिनेंस कमीशन देता है। अब दोस्तों व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट्स इन इट? नाउ लोकल गवर्नमेंट एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट लेजिस्लेटर्स का क्रिटिकल रोल है इन डिटरमिनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पंचायती राज इन देयर स्टेट्स। तो पंचायती राज से रिगार्डिंग जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। नाउ पंचायत कौन कौन से टैक्सेस इंपोज कर सकते हैं, कौन कौन से फंड्स का प्रोविजन है पंचायत के पास, ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट डिटरमिन करता है। मोरओवर स्टेट प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन बिल्डिंग पंचायत कैपेसिटीज एंड इन क्रिएटिंग एन अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एज वेल। तो पंचायत किस हिसाब से काम करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो सब कुछ डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट। नाउ एरियाज नॉट कवर्ड अंडर पार्ट 9। मैंने आपको पहले ही बोला था पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पंचायती राज। नाउ इंडिया में मैक्सिमम एरियाज जो है पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कवर होता है एज पर आर्टिकल 243M ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट सम एरियाज को एग्जाम किया हुआ है पार्ट 9 से। दीज इंक्लूड स्टेट्स ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। एरियाज कवर्ड अंडर 6th शेड्यूल, 6th शेड्यूल के अंडर में जितने एरियाज है वो भी पार्ट 9 के अंडर नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। फिर मणिपुर में जो हिल एरियाज है जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत है, एंड दार्जिलिंग के भी हिल एरियाज, इतने एरियाज पार्ट 9 के अंडर कवर नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। अब इधर क्या है फिर वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास रूट्स लेवल लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इधर अलग अलग लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, इसलिए ये पार्ट 9 के अंडर कवर नहीं होता। अब देखिए मैंने आपको बोला था आर्टिकल 243M क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज को एग्जाम करता है फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कौन कौन से एरियाज है मैंने आपको इधर बोला था, like states of Meghalaya, Mizoram, Nagaland, areas covered under 6th schedule, hill areas of Manipur and district level panchayats in the hill areas of Darjeeling, etc. etc. पर देखिए दोस्तों पार्लियामेंट अगर चाहे उन एरियाज में भी कुछ लेजिस्लेशन कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। मेरा कहने का मतलब है पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट के पास कुछ पावर नहीं है। पार्लियामेंट चाहिए तो उन शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज में भी कुछ लॉस इनैक्ट कर सकता है, बट कंडीशन क्या है? नो सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। मतलब कोई भी लॉ हो उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होना चाहिए अंडर आर्टिकल 368। अब आर्टिकल 368 क्या है आप सबको पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, मतलब पार्लियामेंट जो लॉ एनाक्ट करना चाहता है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होना चाहिए, तब जाके पार्लियामेंट लॉ एनाक्ट कर सकता है उन शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज में भी। अब बात करते हैं आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। It makes special provisions for the administration of certain areas called scheduled areas in states other than Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। देखिए आप सबको पता होगा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आता है 6th शेड्यूल में। अब 6th शेड्यूल के अंडर जितने शेड्यूल्ड एरियाज है उन्हें छोड़कर बाकी जितने स्टेट्स में जितने शेड्यूल्ड एरियाज है ना वो आता है 5th शेड्यूल में।
समझ गए। नाउ फिफ्थ शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आता है मैं आपको बताता हूं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एंड तेलंगाना। नाउ द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 एक्सटेंड किया हुआ है इन सारे स्टेट्स में। समझ गए आप? मतलब फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में पार्लियामेंट पेसा एक्ट नहीं तो प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट एनैक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको जितना मैंने बोला उतना समझ में आ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है और एक वीडियो में बनाऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर जिसमें मैं पेसा एक्ट के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको कुछ कंफ्यूजन है क्या, तो वो सारे कंफ्यूजन अगले वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। सो अभी थोड़ा बिजी हूं इसलिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूं। Thank you for watching. Bye bye. Have a nice day.